Hi guys, how are you beta? Fine. So today we are going to start physical properties of dihydrogen. फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाईहाइड्रोजन की। ठीक है, तो सबसे पहले आप टॉपिक डालोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। इसमें केवल 2-3 पॉइंट ही आपको लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ H2 दैट इज डाईहाइड्रोजन। ठीक है, इसमें फर्स्ट लिखोगे आप इट इज ऑर्डरलेस, मतलब कोई ज्यादा कुछ भी स्मेल नहीं होती है। ऑर्डरलेस मतलब स्मेललेस, कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है इसकी। ऑर्डरलेस, कलरलेस, ठीक है, टेस्टलेस, ठीक है, एंड लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्की होती है, लाइटर देन एयर। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख लो, बस ये 2 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सॉल्यूबल नहीं होती है। इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, दैट्स ऑल। इतना फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी है। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि फिर मजा नहीं आता है ना, नीचे फिर चालू करना है। आपने लिख लिया होगा, 2 पॉइंट है। चलो, फर्स्ट देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 का मतलब है रिएक्शंस ऑफ डाईहाइड्रोजन। सीधी सादी बात है। केमिकल का मतलब, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ गई, मतलब वो दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करना है। जैसे तुम हो, तो तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए बेटा, तो तुम दूसरे के साथ जैसा बिहेव करोगे वैसी तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही है बात, कैसा तुम दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हो। अब वो उसमें 2-3 फैक्टर होते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड करेंगे कि जैसे H2 है, H2 के एटम H और H दोनों अलग होंगे। ठीक है, जितना जल्दी अलग होंगे उतने ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे दूसरे के लिए। अब सामने वाला आया, वो इन दोनों को अलग नहीं कर पाया, तो उसके लिए उससे रिएक्शन नहीं होगी। जो आएगा इन दोनों को अलग कर देगा, उससे एक जाके रिएक्शन कर लेगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पे मेन हमें क्या डिसोसिएशन करना है H2 मॉलिक्यूल का, HH बॉन्ड का। ठीक है, तो यहां पे ये फैक्टर आ जाता है कि जो H2 होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे ज्यादातर चीजें डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लो, chemical properties of H2 mainly depends upon the dissociation of single bond between HH। ठीक है, now since bond dissociation enthalpy of dihydrogen ब्रैकेट में लिख देना HH, मतलब H2 का जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमको यहां पे निकलेगी। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इसकी बहुत हाई होगी। सिंस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ डाईहाइड्रोजन इज वेरी हाई। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे तो ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई है, तो रूम टेम्परेचर पे आप उसको इतनी हीट ही नहीं दे पाओगे कि वो बॉन्ड टूटे। आप एनर्जी किसकी फॉर्म में दोगे? हीट की फॉर्म में ही तो दोगे, रिएक्शन के थ्रू भी। तो वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे वो आप हीट दे नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। तो आपको अगर रिएक्शन करवानी है, ये H2 तोड़ना है, ठीक है, आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अगर और थोड़ा बहुत नहीं, अगर आप देखो, प्रैक्टिकल डेटा लिख रहा हूं आपके सामने, H2 अगर आप H2 का डिसोसिएशन करते हो आप 2000 केल्विन पे, तो आपको जो H मिलेगा वो 0.085% मिलेगा।
कितना मिलेगा? 0.085% डिसोसिएशन होगा। कितना? 0.085% डिसोसिएशन होगा खाली। और इसी का अगर आप 5000 केल्विन पे डिसोसिएशन करते हो, कितने पे? 5000 केल्विन। थोड़ा इमेजिन करो कितना टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अगर आप उतने पे डिसोसिएशन करते हो तो आपको इस कितना डिसोसिएशन होगा इसका? 95.5% डिसोसिएशन होगा। तो आपको अगर H2 को डिसोसिएट करना है तो आपको इस टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा। इतने से क्या होगा? इसको तोड़ा, लेकिन इसकी इतनी सी क्वांटिटी मिल रही है। अगर मैं इसे 100 मान लूं, 100 ग्राम मान लेता हूं, चलो, तो मुझे यहां कितना? 0.085 ग्राम ही तो H2 0.085 ग्राम डिसोसिएशन हुआ है अभी इसका। यहां पे क्या हुआ है? 95.5 ग्राम डिसोसिएशन हो गया है इसका। अब ये दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए बेताब है, तैयार है, ठीक है। ये कहना चाहता हूं मैं। समझ में आ रही है बात? तो एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, लेकिन थोड़ा सा समझना, थोड़ा दिमाग का खेल है बस, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, इसलिए हम क्या करते हैं, जो H2 है, थर्ड पॉइंट इसी में लिखोगे आप, जो H2 है, ठीक है, उसकी रिएक्शन टेम्परेचर उसे कहां मिल सकता है? हाई टेम्परेचर पे होगी। हाई टेम्परेचर उसे कहां मिल सकता है? या तो इलेक्ट्रिक आर्क बनाओ आप, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के कारण इतना, देखो इलेक्ट्रिसिटी आप जब ज्यादा वोल्टेज कहीं पे रखते हो तो वहां हीट जनरेट होती है, तो वहां पे ये इलेक्ट्रिक आर्क के कारण इतना टेम्परेचर जनरेट हो सकता है, और यूवी रेडिएशन से आप इतना टेम्परेचर जनरेट कर सकते हो। तो इसका डिसोसिएशन H+H में आराम से हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तब आपको ये मिलेगा। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कि जो मेनली डिपेंड्स अपॉन द डिसोसिएशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन HH, डाइहाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड के डिसोसिएशन पे उसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करने वाली है। अब क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाइहाइड्रोजन की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज कम है, ठीक है, बहुत छोटा बॉन्ड होगा तो बहुत मजबूत होगा, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो आप रूम टेम्परेचर पे तो कर नहीं सकते, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? इनर्ट होता है डाइहाइड्रोजन, रिएक्शन नहीं करता किसी से। आपको हाई टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा। अब पहले 2000 केल्विन पे लेके गए तो खाली इतना डिसोसिएशन हुआ, इतना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ उसका। 5000 पे करके देखा तो इतना हुआ। अब इतना टेम्परेचर ले जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रिक आर्क लगाओ या यूवी रेडिएशन डालो, तो ये H+H में टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर क्वेश्चन इसमें से आराम से बनते हैं, ठीक है, और एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसलिए हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूं, कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। एनसीईआरटी से ज्यादा कंटेंट कहीं भी नहीं दिया होता है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए और समझाने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से एनालिसिस चाहिए। समझ में आ रहा है? पॉइंट मैंने मिटा दिया, सॉरी बेटा, वीडियो को बैक करके वहां से लिख लेना। फोर्थ इसका पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूं आपको, क्योंकि जो हाइड्रोजन का एटम है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। तो इसके इसी खासियत की वजह से ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 2-3 चीजें कर सकता है हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या कर सकता है? अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो ये H नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? मतलब ये प्रोटॉन की फॉर्म में, H+ की फॉर्म में भी किसी से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, जैसे करता भी है। HCl में क्या है? H+ की फॉर्म में होता है, ठीक है। H2SO4 में क्या है? H+ की फॉर्म में होता है। समझ में आ रही है ना बात? H- की फॉर्म में भी करता है। सोडियम हाइड्राइड में किसकी फॉर्म में होता है? H नेगेटिव की फॉर्म में होता है। लिथियम हाइड्राइड में देख लो, बहुत सारे हुए रिएक्शन। अगर आप, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। बाय शेयरिंग इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन इट कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। 3 पॉसिबिलिटी हैं जी इसके पास, ठीक है। तो हम इन तीनों के बेस पे अब हाइड्रोजन की, डाइहाइड्रोजन की रिएक्शंस पढ़ेंगे अलग अलग के साथ। बस यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत सिंपल बना दिया है, ठीक है। चलो तो रिएक्शंस डिस्कस कर लें। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रिएक्शन विद
नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में स्पेशल में जा रहा हूं है, हेलोजेंस की बात करूंगा, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन हो गई, हेलोजन हो गई, इसके बाद मैं नाइट्रोजन से करवाऊंगा, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है रिएक्शन विद हेलोजन। अच्छा बेटा, हेलोजन से कैसे रिएक्शन करेगा ये, H2 लेके आए आप, ठीक है, आपने X2 से रिएक्शन कराई तो ये यहाँ पे HX बना, क्या बनाता है, हाइड्रोजन हेलाइड फॉर्म करता है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। इसके एग्जाम्पल बोलोगे आप तो H2 की रिएक्शन करा दो, Cl2 से करा दो, Br2 से करा दो, I2 से करा दो, ठीक है, F2 से करा दो, किसी से भी रिएक्शन करा दो। अगर Cl2 से कराओगे, देखो प्रोडक्ट बनाता जा रहा हूँ, HCl बनेगा, ठीक है, 2 लगाते जाना बस यहाँ, ठीक है। Br2 से कराओगे तो 2HBr बनेगा, I2 से कराओगे तो 2HI बनेगा, F2 से कराओगे तो 2HF बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए जब डाई हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्शन कर रहा होगा तो उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए, बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए, सिंपल रिएक्शन कर लेगा आराम से, ठीक है। लेकिन यही डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन जब आप आयोडीन से कराओगे तो आयोडीन से ये रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं करेगा, उसे थोड़ी सी हीट की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन करेगा, 2HI बनाएगा, प्रोडक्ट वही बनाएगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा है आपके, फ्लोरीन के साथ अच्छे से रिएक्शन करेगा, आयोडीन के साथ नहीं करेगा उतनी अच्छी से, ठीक है, आपको कुछ मीडियम देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर आयोडीन का मॉलिक्यूल तो बड़ा होता है, आराम से रिएक्शन करना चाहिए, नहीं, हाइड्रोजन छोटा है तो वो छोटे के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा, ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, देखो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, इतना होगा, फ्लोरीन क्या है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, लेकिन हाइड्रोजन इतना बड़ा है और इससे रिएक्शन करने वाला जो आयोडीन है वो इतना बड़ा है, तो जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए क्या है, इनकी रिएक्शन करवाने के लिए थोड़ा आपको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो बॉन्ड वहां पे कुछ समय के लिए टिक पाएगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए याद रखना आप, ठीक है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कि फ्लोरीन के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा, लेकिन आयोडीन के साथ थोड़ी सी हीट आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें है रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, बी पार्ट, रिएक्शन विद O2 दैट इज डाइऑक्सीजन, ठीक है। H2 जब O2 से रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है। अब इसमें क्या समझाऊं मैं आपको, वाटर बनाता है, यहां पे 2 है, इसको 2 कर दो, इसके 4 ले लो, खत्म, ठीक है, वाटर फॉर्म हो गया लिक्विड। यहां पे क्या है, कोई ना कोई कैटालिस्ट यूज होगा, ठीक है, और हम हीट कर देंगे। यहाँ पे जो डेल्टा H आती है बेटा वो आती है -285.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे कैटालिस्ट यूज हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि जब हम H2 से रिएक्शन कराते हैं I2 की तो हमें थोड़ी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके HI फॉर्म होगा। हीट के साथ साथ वहां थोड़ा ऐड कर लेना, कैटालिस्ट भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, तब रिएक्शन होगी, नहीं तो वो रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे दिमाग में आ जाते हैं तो बेटा ऐड करवाते रहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, कैटालिस्ट यूज होगा, हीट होगी, और यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड, यहाँ पे जो एंथैल्पी निकलती है, ठीक है, वो कितनी होगी, -285.9 किलो जूल पर मोल। थर्ड है इसमें रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन, दैट इज रिएक्शन विद N2 डाई नाइट्रोजन। क्या है ये, इसका नाम भी है एक हेबर्स प्रोसेस, इट इज नथिंग बट दी प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया, NH3 बनाते हैं हम, N2 से रिएक्शन कराते हैं H2 की, ठीक है, और फॉर्म होता है NH3, ठीक है। इसे थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ लिखो 3H2, ठीक है बेटा, तो यहाँ आप 2NH3 लिखोगे,
ठीक है, हेबर्स प्रोसेस है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है, और आयरन का होगा कैटलिस्ट, और इसके साथ में मोलिब्डेनम होता है इसका प्रमोटर, मतलब कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ाने वाले को हम बोलते हैं प्रमोटर। कैटलिस्ट वो है बेटा जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, रिएक्शन को तेज कर देता है, और प्रमोटर उसे बोलते हैं जो कैटलिस्ट को भी और एक्टिव बनाता है फास्ट करने के लिए, कि हाँ हाँ चल मैं हूं ना तेरे साथ, ठीक है। तो ये प्रमोटर है यहाँ मोलिब्डेनम एमओ, और आयरन क्या है यहाँ कैटलिस्ट है, इसे हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अमोनिया की प्रिपरेशन देखने को मिलती है जब नाइट्रोजन से डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा बेटा तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ये आप याद रखोगे। क्या फॉर्म करेगा? मेटल हाइड्राइड फॉर्म करेगा। जैसे Na के साथ अगर H2 ने रिएक्शन की तो क्या बनाएगा? NaH बनाएगा। थोड़ा बैलेंस करेंगे इसे, तो इसके 2 ले लो, यहाँ 2NaH लिख दो, ठीक है, ये सॉलिड होगा, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो गया? सोडियम हाइड्राइड। ऐसे लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लिथियम हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है, 2LiH। समझ में आ रही है बात? हाइड्राइड्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? हाइड्राइड, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहा है? हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है। अच्छा, अगर ये मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, मतलब डी ब्लॉक वाले मेटल हो, जैसे स्कैंडियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, अगर इनके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड ही फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन वो हाइड्राइड का नेचर होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या होते हैं? जैसे एक लैटिस है, मान लो एक कमरा है, ठीक है, तो कुछ कॉर्नर्स फिक्स कर दिए, ईंट लगी हैं, ठीक है, एक कॉर्नर पे 1 बॉल रख दो, 2 बॉल रख दो, 3 8 ये कमरा है, इस रूम के 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पे जो तुमने बॉल रखी है वो बड़ी बड़ी रखो कि सब आपस में एक दूसरे से टकरा रही हो, इस तरीके से टकरानी चाहिए सेंटर से। इस दीवार पे अगर यहाँ पे कॉर्नर पे 2 बॉल हैं तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में टकरानी चाहिए। तो वो क्या है? आपस में मिल रहे होंगे, और इस रूम के बीच में जहां पे कुछ गैप क्रिएट हो रहा होगा उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइड। बीच में, लैटिस के बीच में जहां पे गैप क्रिएट होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। वहां पे हाइड्राइड प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे हाइड्राइड प्रोड्यूस होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने के बाद। समझ में आ रही है बात? ये आप यहां याद रखोगे कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ डाइहाइड्रोजन रिएक्शन करती है तो जो हाइड्राइड्स बनाएगी वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाएगी, ठीक है। जब हम हाइड्राइड्स डिस्कस करेंगे तो और बताएंगे अच्छे से कि क्या होते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं कुछ रिएक्शंस, है ना। रिएक्शन विद, एक नॉन मेटल में एक रिएक्शन रह गई है, रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर के साथ रिएक्शन करने के बाद सल्फाइड बना देगा। H2 की रिएक्शन करा दो सल्फर से, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी, H2S, सिंपल, कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी, ये भी आप लिख लेना लेकिन, ठीक है। ये भी एक रिएक्शन बन गई, चौथे 5वें जो भी नंबर, सॉरी तीसरा नंबर आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। इसके बाद आओ, अगर किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करे हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या करती है? मेटल को अलग कर देती है और वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या किया है? देखो, मेटल से ऑक्सीजन को दूर कर दिया हाइड्रोजन ने, तो ये क्या काम करेगा बेटा? ये यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन को इसमें से निकाल रहा है। क्या कर रहा है? मेटल ऑक्साइड को, ये जो क्या है, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड को डाई हाइड्रोजन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिड्यूसिंग एजेंट का बर्ताव करता है ये कौन? डाई हाइड्रोजन, और मेटल फॉर्म कर देता है और H2O फॉर्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे लेता हूं CuO और इसकी H2 से रिएक्शन कराता हूं, तो कॉपर रह जाएगा अकेला और H2 अलग चला जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी आप याद रखोगे। विद मेटल ऑक्साइड्स इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड टर्न्स metal oxides to metal and forms water and eliminates water molecule from it, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद और एक रिएक्शन लिखो। अगर ये रिएक्शन किसी भी ओलिफिन से करे, ओलिफिन मतलब एल्कीन से रिएक्शन करता है, कौन? डबल बॉन्ड से रिएक्शन करता है H2 किसी
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो कैटलिस्ट में यहाँ जो लिख रहा हूं वही होंगे, या तो पैलेडियम मेटल हो या फिर और लिख रहा हूं बीच में प्लेटिनम मेटल हो और निकल मेटल हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, ये H2 है ना, इस H2 को थोड़ा ऐसे बॉन्ड खोल के लिख देता हूं मैं यहीं पे, यही वाला H2 लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन इस पे जाके चिपक जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पे जाके चिपक जाएगा, और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, मैं कट लगा दे रहा हूं। तो क्या फॉर्म होगा, CH2 पे एक और हाइड्रोजन लग गया, ये यहां सिंगल बॉन्ड रह गया, CH2 पे एक और हाइड्रोजन लग गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। एल्कीन, ये क्या था, एल्कीन था या ओलिफिन, ठीक है, ठीक है। एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में, एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। सो डाई हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड, डाई हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट ओलिफिन इनटू एल्केन या एल्कीन इनटू एल्केन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूं। हाँ बेटा, अगर H2, हाँ इसके बाद 2-3 पॉइंट हो रहे हैं, अगर ये हमने वैसे बता दिया आपको प्रिपरेशन में, ठीक है, जब मैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन बता रहा था आपको, उसमें ही मैंने डिस्कस कर दिया था। हाइड्रोजन की अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो तो आपको मीथेनॉल मिलेगा, ठीक है। स्पेशल रिएक्शन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्पेशल यूज टू प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की डाई हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पे मीथेनॉल मिलेगा। यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट होते हैं, वो 700 केल्विन, 200 ATM रहेगा प्रेशर, और जिंक ऑक्साइड या Cr2O3 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, स्पेशल रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल, ठीक है। इसके बाद बेटा हाइड्रोफॉर्माइलेशन आता है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन करता है ये एल्कीन्स का, कौन, हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन, ठीक है। थोड़ा स्पेस नहीं है नीचे तो मैं इसे ऊपर डिस्कस करता हूँ, 7 नंबर, और इसके बाद एक और रह जाता है, बस ये 2 ही हैं फिर खत्म। 7th नंबर है बेटा, हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, काफी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन करता है, जिसमें से अभी फर्स्ट मैंने लिखा था जैसे हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन, दैट इज एल्कीन, ठीक है। कैसे होगा, हम कोई भी एल्कीन ले लें, ये ले लिया मैंने RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी डाई हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये फॉर्म करेगा यहाँ पे, और एक कैटलिस्ट यूज होगा बेटा यहाँ पे, वो कैटलिस्ट आप लिख लो, इसका नाम है ऑक्टा कार्बोनिल, कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ठीक है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट की कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये इसका नाम है, यहाँ पे CO ब्रैकेट में कोबाल्ट, कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट है, यहाँ पे कैपिटल C और स्मॉल o है, यहाँ पे कैपिटल C और कैपिटल O है, ठीक है। तो ये कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट है, ये कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा, और यहाँ पे ये फॉर्म करता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब होता है बेटा एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है, क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, तो सिंपल R, ठीक है, तो ये CO इधर ऐड होगा, एक कार्बन और ऐड होगा, मतलब RCH2, फिर यहां पे क्या रह गया, CH2, और लास्ट में जो कार्बन है एक आपने यहां से भी तो ऐड करना है, क्योंकि ये स्पेशल CO आ रहा है ना, तो इसको जो CO ऐड किया है उसको बना दो CHO, तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन, ठीक है। ये हुआ है फॉर्माइलेशन, इस पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है बेटा, एल्डिहाइड फॉर्म कर दिया इसने, ठीक है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है, या ऑक्सो प्रोसेस। अब ये जो हाइड्रोफॉर्माइलेशन है, अगर यहाँ पे ये H2 कंज्यूम नहीं हुआ, अगर फिर भी कुछ H2 की क्वांटिटी बच जाती है, तो आपको पता है
डाई हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। अभी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा था, इसको भी रिड्यूस कर सकता है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल बना सकता है। ठीक है, क्या बना देगा? एल्कोहल। RCH2, हम ऑर्गेनिक में डिटेल में देखेंगे ये। ठीक है, RCH2 CH2, यहाँ पे जो CHO है उसको बना देगा CH2OH, एल्कोहल बना देगा। अगर यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन रहा तो, ठीक है, नहीं तो एल्डिहाइड तक छोड़ देगा रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन यहां तक हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन हो जाती है, लेकिन फिर भी H2 बच जाता है, तो ये यहां तक रिएक्शन जाएगी, यहां रुकेगी नहीं। ठीक है, एक है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, ये एक पॉइंट बस आपको याद रखना है, द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स विच आर पॉली अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मतलब उसमें पॉली मतलब एक से ज्यादा, 2 या 4 या 6, 8, 10, 12 जितने भी। अनसेचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। गिव सॉलिड एडिबल फैट्स। ठीक है, एडिबल फैट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 डाई हाइड्रोजन खत्म होती हैं। यूजेस ऑफ H2 भी एक स्क्रीनशॉट वहां पे लगा हुआ है, आप वहां से ही यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन नोट कर लोगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हाइड्राइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो,